नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग के निशाने पर आई एनडीए की, राहुल गांधी के बड़े दाव की। देखेंगे बहराइच मामले में कैसे घिरी यूपी सरकार, सैनी कैबिनेट में किस किस को मिली जगह, जानेंगे जम्मू कश्मीर को कब तक मिल सकता है पूर्ण राज्य का दर्जा, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे रेलवे रिजर्वेशन नियमों में हुए बड़े बदलावों को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, कहा राज्य को 2 दशक तक बीजेपी ने दोनों हाथों से लूटा। बोले झारखंड चुनाव के लिए मुद्दा विहीन हो चुकी है बीजेपी। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की सिफारिश, अनुच्छेद 370 हटाने को बताया था सही। महाराष्ट्र के मालेगांव के पास ट्रेन हादसा, अगरतला लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस के इंजन समेत 8 डिब्बे हुए डीरेल, बचाव कार्य जारी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 494 अंकों की गिरावट के साथ 81,006 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 221 अंकों की गिरावट के साथ 24,749 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य सरकार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। शिंदे सरकार चुनाव आयोग के निशाने पर आ गई है। चुनाव आयोग ने सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए और जांच के आदेश दे दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही एनडीए मुश्किल में आ गई है। चुनाव आयोग ने एनडीए सरकार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल महाराष्ट्र की एनडीए सरकार पर आरोप है कि उसने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद योजनाओं का ऐलान किया। दावा किया जा रहा है कि 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। उसके बाद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर करीब 200 सरकारी प्रस्ताव, नियुक्तियां और निविदाएं जारी की, जिससे राजनीतिक हलकों में हंगामा मच गया। चुनाव आयोग ने सरकार के इस कदम की आलोचना की और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जांच के आदेश दिए। इस खबर ने महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा दी है। हालांकि बाद में महाराष्ट्र सरकार ने वेबसाइट से कई नोटिस हटा दिए। चुनाव से पहले एनडीए मुश्किल में फंस गया है, चुनाव पर फोकस नहीं कर पा रहा है। लेकिन एमवीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। इसकी जानकारी महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने दी है। नाना पटोले ने दावा किया कि पार्टी ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 84 में से 62 उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस की 20 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होगी। इस बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। वहीं रविंद्र चव्हाण उपचुनाव में नांदेड़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो राहुल गांधी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। वाल्मीकि जयंती के मौके पर राहुल गांधी दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पहुंच गए। यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। तो कैसे राहुल के दाव से उलझ रही है बीजेपी, देखिए रिपोर्ट। रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर राहुल गांधी ने एक्स पर महर्षि वाल्मीकि से जुड़ा एक पोस्ट साझा किया। राहुल ने लिखा, महाकाव्य रामायण के रचनाकार आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं। आज सुबह इस सुअवसर पर दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर में दर्शन किए। इस परिसर में महात्मा गांधी जी ने वाल्मीकि समाज के साथ काफी वक्त बिताया था। बापू निवास में कुछ समय रुककर प्रेरणा प्राप्त की। मानवता को प्रेम और करुणा युक्त सत्य, न्याय और समरसता का मार्ग दिखाने वाले महान तपस्वी महर्षि वाल्मीकि जी को शत शत नमन। इसके साथ ही राहुल ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किया है। सदा तेरा शांति अरुणाथ मेरी सब क्रांति जब गांधी जी आए तो गांधी जी के साथ में बिरला जी थे। बिरला जी चाहते थे इस कमरे को थोड़ा सा रेनोवेट कर दे, तो गांधी जी ने कहा कि मैं इनके बीच में रहने के लिए आया हूँ, जैसी इनकी जगह वैसी ही दूंगा, इसको चेंज मत कर। राजू, हाँ जी बाबू, बेटा आजा फोटो करा ले इधर पे और एक बढ़िया सी चाय बना दे, सबके लिए चाय बना। बता दें कि हाल ही में राहुल जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे, जिसके बाद अब राहुल वाल्मीकि मंदिर पहुंचे। अब इसके बाद राहुल गांधी महाराष्ट्र और झारखंड पर अपना फोकस करने वाले हैं। इसी सिलसिले में राहुल 19 अक्टूबर को एक दिन के झारखंड दौरे पर रहेंगे, जहां जेएमएम के साथ उनकी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी घबराई हुई है, तो घबराहट में यूपी पुलिस भी नजर आ रही है।
उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर के बाद सियासी माहौल भी गर्मा गया है। इस बीच यूपी पुलिस ने बड़ा दावा किया है। तो क्या दावा किया पुलिस ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बहराइच के महाराजगंज इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। विशेष समुदाय के लोग डरे सहमे हुए हैं, या तो घर छोड़कर जा चुके हैं या फिर अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। इन सब के बीच यूपी पुलिस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। पुलिस ने बताया कि हिंसा के मुख्य आरोपी के साथ उसकी मुठभेड़ हुई है। 5 लोगों को पकड़ा गया है जो हिंसा में शामिल थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि इनमें से 2 आरोपी सरफराज और फहीम को गोली लगी है। ये दोनों मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के बेटे हैं। इन पर आरोप है कि अपने साथियों के साथ मिलकर इन लोगों ने राम गोपाल पर गोली चलाई थी। दोनों को बहराइच जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने बहराइच मामले में पहले नामजद आरोपी राजा उर्फ जहीर खान को 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। बहराइच में अब इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। हिंसा से जुड़े कई वीडियो लोगों के बीच आ रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो सामने आया है, लेकिन इस बीच आरोपी की बहन का एक बयान सामने आया है, जिसने पुलिस की इस कहानी पर सवाल उठा दिए हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। दूसरी तरफ अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार ने यूपी पुलिस की कहानी को झूठा बता दिया। उसने कहा कि मेरे पिता 2 भाई सरफराज और फहीम और एक अन्य युवक को पुलिस एसटीएफ 16 अक्टूबर की शाम 4 बजे लेकर गई थी। रुखसार ने ये भी बताया कि उनके पति और देवर को पहले ही उठाया जा चुका है, लेकिन परिवार को अब तक किसी थाने से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बीच अब पुलिस इस पूरे मामले को मुठभेड़ बता रही है। ये पूरा मामला फर्जी है। ऐसे में सवाल पुलिस मुठभेड़ को लेकर भी उठ रहे हैं। इससे पहले भी यूपी पुलिस पर इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इस पर तो कुछ भी कह पाना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इस घटना की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कहीं इस साजिश का चुनावी कनेक्शन तो नहीं है। बहराइच घटना की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी उपचुनाव में अभी घटना चर्चा का विषय बन गई है। तो चर्चा इस वक्त सीएम सैनी के शपथ ग्रहण समारोह की भी हो रही है। सभी की नजरें इस बात पर है कि हरियाणा में सैनी कैबिनेट में कितने विधायकों को जगह मिली है। तो किस विधायक को मिली कैबिनेट में जगह, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। पार्टी में मचे आपसी घमासान के बाद आखिरकार नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ ली। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सिंह सैनी के साथ 11 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इस दौरान सैनी की कैबिनेट में भी परिवारवाद देखने को मिला। कांग्रेस से बीजेपी में आई किरण चौधरी को बीजेपी ने जहां राज्यसभा में सांसद बनाया, तो बेटी श्रुति चौधरी को सैनी कैबिनेट में जगह दी गई। जबकि दक्षिण से मुख्यमंत्री का दावा करने वाले राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को मंत्री बनाकर बीजेपी ने मामला ठंडा करने की कोशिश की। इसी के साथ चुनाव प्रचार के दौरान सीएम पद की दावेदारी करने वाले अनिल विज को भी सैनी कैबिनेट में जगह मिल गई है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने हरियाणा में जाति समीकरण साधने की भी कोशिश की, जिनमें सबसे ज्यादा 5 चेहरे ओबीसी वर्ग से हैं। जाट, ब्राह्मण और एससी वर्ग से 2-2 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पंजाबी, राजपूत और वैश्य बिरादरी से 1-1 मंत्री बनाया गया है। बता दें कि नए बनाए मंत्रियों में अनिल विज, कृष्णलाल पवार, राव नरवीर, महिपाल डांडा, विपुल गोयल और कृष्ण वेदी पहले मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा रणबीर गंगवा, जो पिछली बार बीजेपी सरकार में डिप्टी स्पीकर थे, इस बार मंत्री बनाए गए हैं। नए चेहरों में अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी और गौरव गौतम मंत्री बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में नई सरकार बन गई है, लेकिन चुनाव के वक्त सियासी दलों ने जो वादे किए थे उनकी चर्चा हो रही है कि आखिर वो वादे कब पूरे होंगे। उनमें से एक वादा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का भी है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही सुनवाई हो सकती है। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन होते ही जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला एक्शन में नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब सरकार गठन होते ही प्रदेश के लोगों को एक और राहत मिलने जा रही है। दरअसल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच के सामने एक याचिका लगाई गई, जिसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग की गई है और CJI ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि इससे पहले भी इसी तरह की याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा था कि मैं जल्द ही इसे निपटाऊंगा। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि CJI 10 नवंबर को रिटायर होने से पहले ही इस याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं। ताजा आवेदन जम्मू कश्मीर के शिक्षाविद जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की थी। बताते चले कि 11 दिसंबर 2023 को दिए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने
सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने को बरकरार रखा था, जिसने 2019 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था और आदेश दिया था कि सितंबर 2024 तक वहां विधानसभा चुनाव कराए जाएं। अदालत ने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की बड़ी मांग जल्द ही पूरी होती दिख रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में लोगों का हाल बेहाल है। राज्य में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराबखोरी बंद होती नहीं दिख रही है और अब नकली शराब के चलते कई लोगों की जान चली गई। इस मामले में विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। राज्य में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब आसानी से मिल रही है। अवैध कारोबार फल फूल रहा है। खासतौर पर नकली शराब का कारोबार राज्य में धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे पीने के बाद लोगों की जान जा रही है। अब सारण में नकली शराब पीने से 3 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है, जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार के सिवान और सारण जिलों में मिलावटी शराब से बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने का समाचार अत्यंत दुखद है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन मिलावटी शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे आए दिन जान जा रही है। सरकार को इस पर लगाम लगानी चाहिए। प्रियंका ने राज्य सरकार से इस मामले पर एक्शन लेने की बात कही है, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हम कह सकते हैं कि जो शराबबंदी जो है केवल कागजों पर है और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। तेजस्वी ने आगे कहा कि हमें लगता है कि मुख्यमंत्री के हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। डबल इंजन की सरकार फ्लॉप हो चुकी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस तरह की छिटपुट घटनाएं आए दिन घटती हैं। ऐसे में बिहार की डबल इंजन सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात रेलवे रिजर्वेशन नियमों में हुए बड़े बदलावों की। रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रेल ने ट्रेनों में की जाने वाली एडवांस बुकिंग की लिमिट में बड़ा बदलाव कर दिया है। तो क्या बदलाव किए रेलवे ने, देखिए इस रिपोर्ट में। त्योहारी सीजन में टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। रेलवे ने एक अहम फैसला लेते हुए ट्रेन रिजर्वेशन की बुकिंग की समय सीमा को कम करने का फैसला लिया। अब पैसेंजर्स 1 नवंबर से 120 दिन की बजाय 60 दिन पहले टिकट की बुकिंग कर पाएंगे। हालांकि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ स्पेशल ट्रेनों पर इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। इन ट्रेनों की बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। वहीं विदेशी टूरिस्टों के लिए 365 दिनों की समय सीमा को नहीं बदला गया है। रेलवे ने बताया है कि सिर्फ 13% लोग 120 दिन पहले ट्रेन टिकट की एडवांस बुकिंग कराते हैं। वहीं ज्यादातर लोग 45 दिनों के भीतर ही टिकटों की एडवांस बुकिंग कराते हैं। इसके अलावा इतने दिनों पहले टिकट बुक कराने की वजह से टिकट कैंसिलेशन और अमाउंट रिफंड की भी समस्या रहती है। रेलवे का कहना है कि इस फैसले से टिकट की कालाबाजारी और नेक्सस पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।